यह दोस्तों आपको पढ़ना है पूर्व संधि और इसका सूत्र है एक प्रधान तादत्ती। मैंने बताया था कि बता रहा था मैं कि एंग में आप जानते हैं कि ए और ओ आता है, एक प्रत्याहार है, इसमें ए और ओ सुराते हैं। उसके बाद पदांत माया होता है पद के अंत में। पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया, यानी ये तो पहले पद के अंत की बात होगी, यानी पहले पद के अंत में ए या ओ आए, पहले पद के अंत में ए या ओ आए। उसके बाद अत का यहाँ पर जो आद दिया है, आद का मतलब यहाँ पर दिया है, ये आज से मतलब है आपका आज से, यानी आदि। तो कहने का मतलब इस संधि में ये दोनों और इससे मतलब है, यानी कहने का मतलब ये है कि यह संधि ए या ओ के बाद आ मतलब सिर्फ इसमें कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ए या ओ के बाद आ आता है तो परिवर्तन इसमें नहीं आता। तो आप लोगों ने परिवर्तन देखा था, पहले में होता था इस मिला के होता था, लेकिन अब परिवर्तन के रूप में यहाँ पर होगा, यानी ये अ जो है इस चिन्ह में बदल जाएगा, जिसको आप कहते हैं अवग्रह रूप। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अवग्रह रूप। यानी ये जो चिन्ह है, जो आपको यस जैसा लग रहा है या 5 जैसा लग रहा होगा गिनती में, लेकिन ऐसा है नहीं, ये अवग्रह रूप है और ये अ के स्थान पर है। और इसका जो उच्चारण होता है अ जैसे ही होता है, सिर्फ इसका लिखने में बदल गया रूप, लेकिन उच्चारण वही होगा आ के रूप में। तो अब हम आपको इसका उदाहरण दिखाते हैं। आप दोस्तों समझ गए होंगे ये आ का अवग्रह रूप है और इसमें जो है आपको यस जैसा दिखता है, लेकिन ये यस नहीं है, अवग्रह रूप है। और आपका उच्चारण मैंने बताया कि आ का ही उच्चारण होता है, कोई और उससे दूसरा उच्चारण होता नहीं है। अब हम आपको इसका उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे आपका आ गया हरे, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, इसके बाद ये है आपका, आपको इसी से मतलब रखना है। पहले पद के अंत में ये आ ही गया है, इसके बाद अगर आता है तो इसका हम ये रूप कर देंगे। अगर ये रूप हमने कर दिया तो मिलाने पर बना आपका हरे और उसके बाद आओ। देखिए हमने यहाँ पर यह इस स्थान पर यह रूप रख दिया और जब मिला के हमने पढ़ा तो उच्चारण वही किया, हरे व हरे अव हरे अव, मतलब कि उच्चारण में अ ही आएगा, सिर्फ लिखने का रूप बदल गया है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ इस तरह का टेढ़ा अक्षर दिखे ये जान लो कि संधि विच्छेद करने में वो अ आएगा, और ऐसा टेढ़ा अक्षर दिखता है तो वह संधि जो होगी वो पूर्व संधि होगी और कोई दूसरी संधि मत समझिएगा। और यह दोस्तों सरल जरूर है, लेकिन यह परीक्षा में अक्सर पूछता है इसको और पर रूप को जो आगे बताएंगे। तो इसमें आप जरूर भ्रम मत पालिए, आपका जो भ्रम है वो दूर हो, इससे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोग भ्रमित होते हैं, पर रूप को पूर्व समझ लेते हैं और पूर्व रूप को पर रूप। लेकिन आपको क्या समझना है कि जहाँ टेढ़ा वाला अक्षर इसमें दिखे जिस उदाहरण में, वो पूर्व रूप का है, और आगे जो है आपको बताएंगे कि दूसरी संधि कैसी है। तो अगला उदाहरण आपको देते हैं ओ का, हम जैसे लिखा जाए विष्णु धन औ। आप यहाँ देख रहे हैं ओ के बाद भी अ है, तो हमको किस आ का बदलना है, इस आ का परिवर्तन करना है इस रूप में। और जब आप इसको मिलाएंगे तो आप देखते हैं कि विष्णु और धन विष्णु अ हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि ये इस चिन्ह को भले बदल गया है, लेकिन है आ का ही, और इसको हम आ के रूप में पढ़ते हैं और शब्द हो गया आपका विष्णु। अब हम आपको दूसरे उदाहरण बताते हैं, जैसे तोड़ने के लिए कि आप तोड़ो कैसे। हमने बताया कि यदि ऐसा आए तो तोड़ने में आप अ कर देते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया ऊपर कि इसके स्थान पर ये अ रख देते हैं। अगर विच्छेद की बात आती है तो टेढ़े वाले के स्थान पे आप अ रख दीजिएगा। यहाँ भी दिख रहा है आपको हरे धन अव में, आप देख रहे हैं कि हरे का संधि विच्छेद जब होता है तो हरे धन अव होता है। यहाँ टेढ़े वाले अक्षर के स्थान पर अ दिख रहा है, यहाँ भी टेढ़े वाले अक्षर के स्थान पर अ दिख रहा है दोस्तों। अब आप जो है और उदाहरण देख लीजिए तोड़ने के लिए। जैसे दोस्तों लिखा जाए के अपी, क्या लिखा गया के अपी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, के को अलग कर दीजिए, इस टेढ़े वाले को आ कर दीजिए,
टेढ़े वाले को आपने अ कर दिया, आसान हो गया आपके लिए कि इधर आप करना क्या था, ये टेढ़े का करना था। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा गया है आपका शोधनायम, सोयम, यहाँ सोयम लिखा गया है दोस्तों, तो सोयम को आप इसके स्थान पर टेढ़ा वाला कर देंगे, हो जाएगा आपका शोधन अयम। ये दोस्तों इस संधि को आप टेढ़े अक्षर के रूप में पहचान सकते हो, और इस टेढ़े अक्षर का संधि विच्छेद करने के लिए अ लिख देते हो बस। यानी इसमें सिर्फ टेढ़ा अक्षर और संधि विच्छेद में अ लिखना, यही इसका मूल मंत्र है। यानी इतने से आप इस संधि को पहचान सकते हो। जहां भी टेढ़ा अक्षर आपको दिखे वो आपकी पूर्व संधि है। तो अगले संधि पर चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है पररूप संधि। क्या है दोस्तों? पररूप संधि। जरा उसको भी देखिए, वो भी आसान है आपके लिए। पररूप संधि, जैसा कि इसका सूत्र है ए पर रूपम। क्या दोस्तों? इसका सूत्र है ए पर रूपम। इसका क्या मतलब? एक प्रत्याहार है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक में अभी भी बताया था मैंने, ए और ओ आता है, ए और ओ आता है। तो कहने का मतलब इसमें है कि ये जो है बाद में होगा। इस संधि में क्या है कि पहले उपसर्गात्मक शब्द, उपसर्गात्मक मतलब उपसर्ग वाला शब्द, और उसके बाद ए या ओ जुड़ता है, ए या ओ। तो अगर ऐसी स्थितियां आती हैं उपसर्गात्मक शब्द के बाद ए या ओ जैसा कोई स्वर आता है, अब जो स्वर आएगा पालकों वो आएगा धातु के साथ, मतलब कोई किसी धातु का शब्द रहेगा, तो आपको किसी धातु से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ देखना है अगर उस धातु में ए या ओ आया है तो उस ए या ओ को हम इस उपसर्गात्मक शब्द का रख देंगे। यानी जो पहले उपसर्गात्मक शब्द होगा, बाद में ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु आएगी, तो हम क्या करेंगे कि बाद में आने वाले ए या ओ की मात्रा इस उपसर्ग वाले शब्द पर जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने ये प्र है, यह एक उपसर्ग है, इसके बाद अगर ए से शुरू होने वाली आपकी धातु आ जाती है, प्रधन ए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उपसर्ग है, ये जो है ए से शुरू होने वाली धातु है, तो इस ए से मतलब रखेंगे, बाकी से मतलब नहीं। इस ए की जो मात्रा होगी वह मात्रा इस पर जुड़ जाएगी। अगर इसकी मात्रा ये है और अगर इस पर जुड़ गई तो क्या रूप बना बालकों? प्रेषण ये बना। यानी इसका रूप ये हुआ, और इस पर अगर जुड़ जाता है, ये लग गया, तो शब्द बनता है प्रेषिते। तो आपको आसान लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती होगी जरूर पूछिएगा। अब हम आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं कि उसको कैसे आप आसानी से करोगे। जैसे लिखा जाए समधन औषधि, समधन औषधि। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है? एक उपसर्ग है। आप सभी लोग उपसर्ग पढ़े होंगे, आगे वाले टॉपिक में पढ़ोगे उपसर्ग कि संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे हैं, 22 उनकी संख्या होती है। तो उसी 22 में से एक ये सम जो है एक उपसर्ग है, और इस संधि में उपसर्ग का ही प्रयोग होता है। उपसर्गों के नाम से संधि जानी जाती है। पहला जो पद होगा उपसर्ग के रूप में होगा, और दूसरा ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो आप लोग, सम उपसर्ग है और उसके बाद ओ से शुरू होने वाली कोई धातु है। तो आप करोगे क्या? इसी पर ये आप लगा दोगे, यानी इसकी मात्रा लगा दोगे। अब आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि ये आधा है, तो सोचोगे आधा कैसे है, पूरा कैसे करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हम कि जब भी कोई अक्षर आधा होता है, अगर उसके साथ कोई स्वर जुड़ता है, उसकी मात्रा जुड़ती है, तो उस आधे अक्षर को पूरा कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यह अगर पूरा हो जाएगा, इस रूप में अगर हो जाएगा, अगर इस पर मात्रा जुड़ गई, इस रूप में हो गया, तो जो शब्द बना आपका वो बना आपका समोसति। क्या बना दोस्तों? समोसति बना। तो आपने देखा कि इसी की ठीक इस पर मात्रा जोड़ी गई है और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसमें उपसर्ग आता है, और उपसर्ग के बाद अगर ए या ओ में से कोई
स्वर वाली धातु आती है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसी की मात्रा इस पर लगा देते हैं और शब्द आपका तैयार रहता है। ये दोस्तों इसमें से भी बहुत आता है, शब्द उपोषति आया था, जैसे उपोषति है, उपोषति को अगर आप तोड़ना चाहें तो कैसे आप तोड़ेंगे? आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप जानते हैं ओ की मात्रा लगी है, इसका मतलब ओ को हमें अलग करना है और उप को यहाँ देखना है। तो यहाँ उप उपसर्ग है और उसके बाद ओ जो है ओषधि, यहाँ उप के बाद औषधि कर देते हो तो आपको यह चीज निकल कर आ जाती है। यहाँ भी आपने देखा कि इसी पर ओ की मात्रा जुड़ी थी, ये उपसर्ग जो था इस पर ओ की मात्रा जुड़ गई तो इस रूप में आ जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से इस संधि को कर सकते हो। और इस संधि में और पिछले संधि जो हमने पूर्व बताई उस संधि का अंतर यह है कि पूर्व संधि में टेढ़ा वाला अक्षर आता है जिसका आ होता है, और इस संधि में आपका पहले उपसर्ग वाला शब्द आता है जैसा कि देख रहे हो, उसके बाद ए और से शुरू होने में कोई धातु आती है और वही जो होता है जो ए और ओ होता है स्वर वो उपसर्ग वाले पे जुड़ जाता है। तो मतलब कहने का इसमें उपसर्ग पहले, उसमें पहले ए या ओ लेकिन बाद में आ, यानी उसमें आ का परिवर्तन, इसमें उपसर्ग वाले शब्द पर ये जुड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए अच्छी तरह से। अगर कोई समस्या आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं अगली संधि जो है, जो कि इस स्वर संधि की 8वीं संधि है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है लेकिन फिर भी आप है सिलेबस में तो आपको बताना है, उसमें कोई विशेष नियम नहीं लागू होता है और वह संधि है वो प्रकृतिभाव संधि। क्या दोस्तों? प्रकृतिभाव संधि। चलिए हम उसको देखते हैं, आपको कहते हैं प्रकृतिभाव संधि। प्रकृतिभाव संधि का दोस्तों, प्रकृतिभाव संधि ऐसी संधि है जिसमें स्वभावतः जो है जुड़ जाते हैं। प्रकृतिभाव संधि ऐसी संधि है जिसमें जो दोनों पद होते हैं वह आपस में स्वभावतः जुड़ जाते हैं। यह दोस्तों इसका सूत्र जो है प्लुत प्रक्रिय अच नित्यम भी है और कहीं कहीं पर प्रकृतिभाव से भी करके देता है। तो आप जो है जैसा भी रहेगा, अगर सूत्र पूछता है तो आप लिखेंगे प्लुत प्रक्रिय अच नित्यम। ये दोस्तों इसका सूत्र है। हाँ, कभी कभी अब आपको सूत्र संधियों का आप बताइएगा है उसको भी ध्यान रखना है। हो सकता है पूछ ले कि इस संधि का सूत्र इसमें से कौन सा, या इस जो सूत्र है वह किस संधि का है, तो उसके उत्तर के लिए आप आराम से तैयार हो सकते हैं कि सारे सूत्रों को आपने देखा है तो उसका सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें सारे उत्तर छपे रहेंगे, सिर्फ आपको पहचानना पड़ेगा। सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उदाहरण की मदद से आप देख ही रहे हैं, देखते रहेंगे। इसका सूत्र प्लुत प्रकृति अच नित्यम या प्रकृतिभावश्च करके भी दिया जाता है, कहीं कहीं प्रकृतिभावश्च भी लिखा जाता है। तो आपको इसमें समझना क्या है, इसमें क्या होता है कि प्लुत वाले स्वर आते हैं, जैसे कि आपका आ था, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, और प्लुत में आपको पता है कि 3 मात्राओं के भी आते हैं। तो इस संधि में क्या होता है, सीधी सी बात है कि जो भी प्रकृति संज्ञक होते हैं, जैसे आपका ई करके आता है या उ करके आता है, ये सारे प्रकृति संज्ञक हैं। इसमें अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा पहले आता है और उसके बाद में यही स्वर आते हैं तो इसका जो है नित्य ही जो है आपस में जोड़ हो जाता है। जैसे कि आ जाए हरि धन एतो, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ते हुए लिख देंगे और लिखेंगे हरि एतो, मतलब सिर्फ करीब कर देंगे, संयोग कर देंगे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें इसमें दिखती हैं। और एक और उदाहरण से बताते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि कहा जाए कंठ पोस्ट, इसमें क्या करना है, सीधा इस पे कर देना है, ये उपसर्ग नहीं है इसलिए प्ररूप संधि नहीं है, सिर्फ इसको इस पे लगा देना है। तो आसानी से, मतलब इसमें क्या हो रहा है,
सिर्फ दोनों पदों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई स्वर है और व्यंजन पे करना है तो व्यंजन पे हम उसको कर देते हैं। लेकिन अगर जैसा कि आपने यहाँ देखा यहाँ स्वर था तो स्वर में स्वर को आप नहीं जुड़ा, क्योंकि स्वर में स्वर नहीं जुड़ता है, किसी व्यंजन पर ही स्वर जुड़ता है। तो यहाँ पर आपने कर दिया इसको कंठोष्ठ। तो प्रतिभाव संधि का सूत्र ये है। प्रतिभाव संधि में क्या होता है, प्रकृति संज्ञक जो भी शब्द होते हैं ये अगर पहले हों उसके बाद में ऐसा कोई स्वर आता है कोई भी, तो हम कुछ नियम परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ दोनों को आपस में मिलाते हुए लिख देते हैं। अगर स्वर है तो स्वर को अलग अलग लिख देते हैं हम मिलाते हुए, लेकिन अगर व्यंजन है और बाद में स्वर है तो उस स्वर को हम इस व्यंजन पे जोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें पररूप संधि, तो पररूप संधि को आप मिटा दे मैंने कि पररूप में शब्द नहीं बल्कि उपसर्ग वाला शब्द होता है, और इसमें क्या है कि कोई भी शब्द आएगा और जो का त्यों अगर जोड़ दिया जाए तो वह प्रतिभाव संधि हो जाती है। यह आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको कोर्स में थोड़ा बहुत दिया था, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आया भी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी मिलनी चाहिए। पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको सारी जानकारी दी जाए। अगर इस तरह के कोई उदाहरण आते हैं, कुछ भी होता है, तो भी आप कर सके, आपका एक नंबर आपको मिल सके, इसलिए इन सब चीज़ों का जिक्र या वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमने आपको स्वर संधि के रूप में हमने 8 संधियाँ बताई थी उसको हमने बता दिया। अब अगर किसी भी संधि में कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या सीधे आप फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, या जो है आप जो है अपने भाई उत्कर्ष मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो मतलब जो भी होगा आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, और आपका एक नंबर जो जा रहा था कभी वो आपको मिलने लगेगा। कहने का मतलब जिसको आप संधि को आप बहुत कठिन समझते रहे होंगे, स्वर संधि, वह आपको इतना वीडियो आपको देने के बाद हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा, कुछ रह गई होंगी, तो उसको कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से आप जो है कर सकते हैं समाधान, या अगले में भी हो सकता है इसका वर्णन कर सके। यह दोस्तों तो हमने आपको स्वर संधि के बताए थे 8 भेद, जिसमें से आपको मैंने सारे 8 भेद बता दिए। क्या क्या बताए, पहला आपको बताया मैंने दीर्घ संधि, दूसरा जिसका सूत्र था अकर सवर्ण दीर्घ, दूसरा मैंने बताया था गुण संधि जिसका सूत्र है आदि गुणा मत करिएगा बोल करके भी, और तीसरा मैंने बताया था आपको यड़ संधि जिसका सूत्र था इको एड़ची, चौथा आपको बताया था वृद्धि संधि जिसका सूत्र था वृद्धि रेची, और पांचवा बताया था आपको अयादि संधि जिसका सूत्र था ये जो अयवायाव, छठवां बताया आपको पूर्व संधि जिसका सूत्र है एक पदांत आदति, और सातवां आपको बताया था पररूप संधि जिसका सूत्र है एम पररूपम, आठवीं है प्रतिभाव संधि जिसका सूत्र है प्लुत प्रगृह अचनित्यम, या प्रतिभावश करके भी आ जाता है तो भी आप उस सूत्र को चुन सकते हैं। अगर ये नहीं है तो प्रतिभावश को आप चुन सकते हैं। तो मैंने 8 संधियों के 8 सब ये सूत्र बता दिए, और उसका मैंने विस्तार भी आपको बता दिया, सब कुछ कर दिया। यहाँ पर आपकी स्वर संधि खत्म होती है। अब आपको कुछ हम प्रश्न ऐसे बता देते हैं थोड़ा बहुत इस स्वर संधि से कि जहाँ पर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं या दिक्कत आती है। जैसे दोस्तों संधि जो आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं कि वह संधि विक्षेप पूछे, संधि पूछे या संधि का सूत्र पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें जुड़ने वाले, इसमें बीच में आने वाले स्वर पूछ सकता है, या ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जैसे कह दिया कि किस संधि में एच प्रत्याहार के स्वर बाद में आते हैं। जैसे इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए कि किस संधि में एच प्रत्याहार के स्वर बाद में आते हैं या बाद में दिए रहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? वो भी समस्या ना आप लोगों के लिए, लेकिन इसका उत्तर ये होगा, आप जान लीजिए कभी कुछ दिन पहले पढ़े हैं कि एच आपका वृद्धि संधि में बाद में आता है। पहले आ रहता है स्वर के रूप में और बाद में एच का प्रयोग होता है, तो आपको एक उत्तर मिल गया, एच का प्रयोग बाद में वृद्धि संधि में होता है दोस्तों, वृद्धि संधि में। दूसरा प्रश्न है, आप बता दें अगर पूछे किस संधि में एच के स्वरों का प्रयोग पहले होता है, तो इसका भी उत्तर आपके सामने है, आपने पढ़ा है, आपने अभी कुछ देर पहले किसी वीडियो में आपने पढ़ा होगा संधि के बारे में।
तो अयाज संधि आप जानते हैं उसमें एच पहले आता है और उसके बाद में असमान स्वर आता है। तो 2 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि आश्चर्यचकित कर देते हैं आपको। अगर बन गए तो काफी अच्छे अच्छे लोगों के नंबर जा सकते हैं इसमें, लेकिन आपके नंबर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको जानकारी हो चुकी है। तो इस तरह के प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दे दिया उसके अकॉर्डिंग अब उसमें चाहे जो प्रश्न बनाए, सरल बनाए या कठिन बनाए, उसके बीच क्या पूछे, किनारे क्या पूछे, चाहे ऊपर क्या पूछे, चाहे नीचे क्या पूछे, सब तरह से आपको उत्तर देने के लिए जानकारी होनी चाहिए। एक प्रश्न और देख लीजिए, 2 प्रश्न आप बता दें। जैसे अगर पूछ दिया कि किस संधि में इक पहले आता है या इक के साथ पहले आते हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों किस संधि में। आप सभी जानते हैं यण संधि में इक पहले आता है और बाद में असमान स्वर आते हैं, तो उसका उत्तर क्या हो दोस्तों, यण संधि में। इक पहले आता है यण संधि में दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। और यह भी पूछा सकता है किस संधि में इक बाद में आता है, तो इसके उत्तर के लिए आपको गुण संधि पे जाना पड़ेगा। गुण संधि में आपने पढ़ा है कि उसमें इक बाद में आता है, पहले आया आ रहता है। तो इस तरह से गुण संधि का उत्तर दे करके आप अपना नंबर ला सकते हो। और बाकी चीजों में जैसे आपको बता दें, अब जो दीर्घ संधि होती है, समान स्वरों वाली संधि कौन सी है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि को बताएंगे, क्योंकि उसी में समान स्वर आते हैं। दीर्घ संधि ऐसी संधि है जिसमें असमान स्वर आते हैं। इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे प्रश्नों का, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन मोटे मोटे हो सकते हैं अगर परीक्षा में आ गए, लेकिन आपका नंबर इससे जाएगा नहीं, आएगा, क्योंकि आपको ये जानकारी हो चुकी है। क्या दोस्तों, तो यहाँ पर हमने संधि के कुछ बताए। आगे वाले वीडियो में हम अगले व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे और कुछ इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते रहेंगे बताते रहें आपको, नए नए प्रश्न जो भी रहेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप तक आप जो स्वर संधि का जो वीडियो देखा या आपने जो भी देखा होगा कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर भेजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी राय और आपके कमेंट्स पे यहाँ चाहते हैं। हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि हमने जो अभियान चलाया है कि घर बैठे भी लोग सीख सकें और आसानी से सीख सकें। तो हम लोगों को कहाँ तक सफलता मिली, इस चीज़ की जानकारी तभी होगी जब आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या कमेंट्स कुछ करेंगे। जो भी जैसा करते हैं तो आप अधिक से अधिक करिए।